गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम आ चुके हैं पॉइंट 3.2 पर, जो रिलेटेड है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो यहाँ से आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार हो जाता है इस पैराग्राफ से। हाउ यू कैन से दैट द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो 1830s के जो ईयर्स थे, यानी 1830 और 1840 के बीच का जो टाइम था, वो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का टाइम था यूरोप के अंदर। बहुत ज़्यादा कंडीशन यूरोप की ख़राब हो गई थी। तो इसमें क्या बताया गया है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सा एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप, की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। सेकंड है आपका, इन मोस्ट कंट्रीज़ देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट तो कम थी लेकिन जॉब मांगने वाले ज़्यादा थे। थर्ड पॉइंट आपका है, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, कि लोग शहरों से, गाँव से शहरों की तरफ चले गए जो बस्तियों में रहते थे। फोर्थ पॉइंट, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये आपको पता है, इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी और वहाँ पर मशीन मेड गुड्स जो बनते थे, वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते थे वो हैंडमेड बनाते थे। अब इससे उनके बीच में कंपटीशन चल रहा था। उसके बाद है, दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वाज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, कि इन लोगों के पास जो है ज़्यादा छोटी छोटी वर्कशॉप होती थी, घरों में ये काम करते थे और बहुत ज़्यादा मैकेनाइज्ड नहीं थी, थोड़ी बहुत मशीन छोटी मोटी इनके पास थी। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues or obligations। अब यूरोप में जहाँ एक और अरिस्टोक्रेसी यानी कि जो वेल्दी पीपल थे वो इन्जॉय कर रहे थे पावर के साथ अपनी लाइफ को, पीजेंट स्ट्रगल कर रहे थे, फ्यूडल ड्यूज़ का बर्डन उनके ऊपर था। यानी कि फ्यूडल ड्यूज़ होता है कि जो लैंड रिवेन्यू होता है उसके प्रति। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर of bad harvest led to widespread pauperism in town and country। pauperism जो आया है उसका मतलब होता है पॉवर्टी। और इस तरह से फूड के जब प्राइसेस हाई हो जाते थे और कभी कोई एक साल में फसल नहीं होती थी, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा गरीबी जो है टाउन और कंट्री में बढ़ जाती थी। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। 1848 की अगर हम बात करें तो इसी तरह का एक ईयर था। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट brought the population of Paris out on the roads। फूड की कमी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, इस तरह से पॉपुलेशन जो है पेरिस के अंदर वो सड़कों पर आ गई। बैरिगेट्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वाज फर्स्ट टू फ्ली। लोग जो हैं, लोगों ने बैरिगेट्स तोड़ दिए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया। A national assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21। एक नेशनल असेंबली जो है वो बनाई गई और उसने रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया कंट्री को, सफरेज दिया गया सभी को, यानी राइट टू वोट जो मेल्स 21 से अबव थे, एंड गारंटीड टू राइट टू वर्क, और सभी को राइट टू वर्क की गारंटी दी गई कि सभी को काम मिलेगा। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, और नेशनल वर्कशॉप जो है बनाई गई ताकि वो एम्प्लॉयमेंट देश के लोगों को। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल्स बट ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड देयर पेमेंट्स। अब 1845 की अगर हम बात करें, सिलेसिया एक टाउन है और काफ़ी सारे विलेजेस इसके अंडर आते हैं। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट जो सप्लायर्स थे, जो काम करते थे, उन्होंने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। कि उन्होंने क्या किया था कि पेमेंट जो है वो कम देते थे कॉन्ट्रैक्टर्स। द जर्नलिस्ट विलहेम वॉफ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन अ सिलेशियन विलेज एज फॉलो। अब एक जर्नलिस्ट था विलहेम वॉल्फ, उसने डिस्क्राइब किया कि एक सिलेशिया का एक विलेज था कि उसमें क्या हुआ। इन दीज विलेजेस
कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। ये कॉटन वीविंग जो है वो सबसे फेमस ऑक्यूपेशन था, वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन था, सारे लोग वही करते थे। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज़ एक्सट्रीम, और वर्कर्स की हालत बहुत ख़राब थी। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब हैज़ बिन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। अब इनका फ़ायदा, जो लोग डेस्परेट निराश हो चुके थे जॉब की तलाश में, उनका फ़ायदा उठाया कॉन्ट्रैक्टर्स ने कि उनके जो फिनिश्ड जो प्रोडक्ट्स होती थी उनका जो प्राइस है वो कम कर दिया उन्होंने। ऑन 4 June at 2 PM a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to mention of their contractor demanding higher wages। अब 4 जून को दोपहर को 2 बजे एक भीड़ जो है अपने कॉन्ट्रैक्टर के घर जाती है कि उनकी जो वेजेस हैं वो हाई कर दी जाए, उसको बढ़ाया जाए। वो उसके मेंशन की तरफ चलते हैं, महल कह सकते हैं आप इसको, पैलेस। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, उन्हें धमकाया गया। फॉलोइंग दिस ए ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस, स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पान्स, furniture, porcelain. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth, which they tore or to shreds. The contractor fled with his family to a neighboring village, which however refused to shelter such a person. वो उसके घर में घुस गए, कॉन्ट्रैक्टर के तोड़ फोड़ की, उन्होंने सब कुछ प्लंडर कर लिया, लूट लिया उसका। और इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर जो है अपनी फैमिली के साथ भाग गया था। फ्लैट होता है भाग जाना, लेकिन दूसरे नेबरिंग विलेज में गया तो वहाँ पर उसको जगह नहीं मिली। 24 घंटे बाद वो वापस आया, आर्मी से उसने रिक्वेस्ट की, और उसके बाद फिर क्या हुआ, गोलीबारी हुई जिसमें 11 वीवर्स जो है वो मारे गए। अब ये तो पेजेंट्स ने और वर्कर्स ने जो है एक रिवोल्ट किया था कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट, और इसी तरह की एक जो रेवोल्यूशन थी पैरेलल चल रही थी लिबरल्स की 1848 में। Parallel to the revolts of the poor, unemployment and starving peasants and workers in many European countries, in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. कि 1848 में क्या हुआ फरवरी में कि फ्रांस एब्डिकेशन होता है जब कोई किंग अपनी पोस्ट छोड़ देता है, उसको एब्डिकेशन बोलते हैं। तो मोनार्क को मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी पोस्ट छोड़े, और रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया फ्रांस को यूनिवर्सल मेल सफरेज के बेस पर कि सभी को राइट टू वोट मिलेगा जो मेल है उनको। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, यूरोप के दूसरे पार्ट्स में जहाँ पर अभी तक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं थे, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification। वहाँ पर मैन और वीमेन ने क्या किया कि अपनी डिमांड्स को कंबाइन कर लिया दोनों ने, और उन्होंने कहा कि हम अपनी डिमांड्स को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर नेशनल यूनिफिकेशन की बात करेंगे। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of association। उन्होंने अपने डिमांड्स को कंबाइन करके एक फ़ायदा उठाया कि लोग बहुत ज़्यादा अनरेस्ट में हैं, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं यहाँ से। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना नेशन स्टेट को बनाने के लिए अपने कुछ पार्लियामेंट्री जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एक साथ होकर जो है ऊपर उठाएं, डिमांड करें कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए और एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम होनी चाहिए। इन द जर्मन रीजन्स लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुज मेंबर्स वर middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly। ये लोग इकट्ठे होते हैं मिडिल क्लास वाले और एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठे होकर। 18 मई 1848 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। सेंट पॉल चर्च में एक जो है एक मीटिंग बुलाई जाती है पार्लियामेंट के लिए, और जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार कर लिया जर्मन नेशन के लिए, जिस मोनार्की जो है उसको चलाएगी। ये एक पार्लियामेंट का सब्जेक्ट बन गया। पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा जो भी मोनार्कियल किंग होगा। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV,
और जब डेपुटीज़ यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्होंने ऑफ़र किया जो पर्शिया का किंग था फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को कि आप हमारे यहाँ किंग बन जाओ फ्रांस के, ही रिजेक्टेड इट, उसने इसे रिजेक्ट कर दिया एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और उसने दूसरे मोनार्कियल जो गवर्नमेंट से उनको ज्वाइन कर लिया यानी कि नेबरिंग कंट्रीज़ को। वाइल द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रोंगर, अब जो अपोजिशन है अरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट जो थे और मिलिट्री के अगेंस्ट जो थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए थे। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, और जो सोशल बेस है पार्लियामेंट का वो ख़त्म हो चुका था। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन्स एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट, और इस तरह से जो पार्लियामेंट में मिडिल क्लास लोग ज़्यादा थे और उन्होंने जो वर्कर्स और आर्टिजन्स की डिमांड को उनको बंद करना शुरू कर दिया, ख़त्म करना शुरू कर दिया कि आपकी डिमांड नहीं मानी जाएगी। और इस तरह से फिर जो वर्कर्स और आर्टिजन्स हैं उन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो वापस ले लिया मिडिल क्लास से। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और फिर जो है आर्मी बुलाई गई और असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया। द इशू ऑफ extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement। अब विमेन को पॉलिटिकल राइट मिले या ना मिले ये काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा था, और विमेन जो है काफ़ी सालों से एक्टिव रही थी रेवोल्यूशन में। उन्होंने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन बना ली थी, अपने न्यूज़पेपर बनाने लग गई थी, वो मतलब प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया था, और पॉलिटिकल मीटिंग्स में डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया गया था। लेकिन फिर भी उनको डिनाई कर दिया गया था कि वो वोट नहीं डाल सकती। और जिस तरह से वो इकट्ठे हुए थे असेंबली के अंदर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो सेंट पॉल चर्च में हुई थी, वहाँ पर भी सिर्फ वो एक ऑब्जर्वर के तौर पर विजिटर्स की गैलरी में उनको खड़ा रहने दिया गया, उनको वोटिंग का राइट नहीं मिला। और इस तरह से कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो लिबरल मूवमेंट्स को ख़त्म करने में कामयाब तो हो गई, बट वो अपना जो पुराना ऑर्डर है यानी कि ओल्ड ऑर्डर जो है, ओल्ड गवर्नमेंट जो है वो उसे कामयाब नहीं हो सके उसमें, उसको रिस्टोर करने में। यानी वो चाहते थे कि इंस्टीट्यूशन बने, मोनार्कियल गवर्नमेंट हो, फिर से चर्च को पावर मिले, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रेवोल्यूशंस एंड डिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। अब जो मोनार्क्स थे उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था, ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया था कि जब तक हम इनको कुछ कंसेशंस नहीं देंगे, जो लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं, इनको जब तक कुछ कंसेशंस यानी कि इनकी डिमांड्स जो पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये चुप बैठने वाले नहीं हैं। और इस तरह से 1848 के बाद ऑटोक्रेटिक जो मोनार्कीज जो थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, चेंजेस करने शुरू कर दिए जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। और इस तरह से सर्फडम यानी कि लोगों से खेती करवाना, गुलाम बनाकर, स्लेव बनाकर उनको, और बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी करवाना, ये एबोलिश कर दिए गए दोनों के दोनों हैबसबर्ग डोमिनियंस में और रशिया के अंदर। और हैबसबर्ग रूलर्स जो थे उन्होंने ज़्यादा ऑटोनॉमी, फ्रीडम दी थी हंगेरियंस को 1867 में। आज के लिए इतना ही।